मुझे फिर से वो पंक्तियां भारतेंदु की जिनको हम सब जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, दोहरा चुके हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। तो अब तक की हमारी जो शिक्षा नीति रही है, उसकी विडंबना यह रही है कि उसकी आधारशिला हमारी अपनी भाषाओं पर तैयार नहीं हुई। वह उस पर जो भवन हम बनाते रहे, वह भी हम अंग्रेजी के माध्यम से बनाते रहे। जबकि इसमें कोई संशय नहीं कि इस शिक्षा नीति में भी अंग्रेजी का विरोध नहीं है। एक दुष्प्रचार की लहर ऐसी भी है कि साहब अंग्रेजी का विरोध हो रहा है, और भारतीय भाषाओं को हिंदी के साथ लेकर चलने की बात भी बहुत मुखर है। एक स्वर यह भी दुष्प्रचार के रूप में आ रहा है कि साहब ये हिंदी को थोपने की एक राजनीति है। लेकिन जो लोग गंभीरता से इस दस्तावेज का अध्ययन करेंगे, उनको ज्ञात होगा कि इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि हिंदी के प्रति दुराग्रह हो, जिसकी चर्चा कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन हिंदी के प्रति जो उपेक्षा रही है, उस उपेक्षा को कम करने, भारतीय भाषाओं के प्रति जो सम्मान होना चाहिए था, उसकी बात करने की शुरुआत इस नई शिक्षा नीति में हुई है। और हम में से बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी स्कूली या विद्यालयी शिक्षा में जब हिंदी अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा होगा, तो उसमें अनुवाद भी व्यावहारिक रूप से जुड़ा हुआ था, उसका अनुभव लिया होगा। मैंने तो कम से कम उस समय अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, ये अनुवाद किया। और अनुवाद करने का जो व्यावहारिक ज्ञान है, उसका अनुभव मुझे वहीं से मिलना शुरू हुआ। लेकिन इस देश की विडंबना क्या है कि अगर बहुत लंबे इतिहास पर नहीं जाएंगे, पर जिस अनुवाद की बात पहली बार पूरी मजबूती के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस नीति में की गई है, वह अनुवाद बहुत उपेक्षित विधा के रूप में पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया। मजबूरन स्वीकार तो किया, लेकिन बहुत उपेक्षित भाव से। अनुवाद के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत नकारात्मक, नेगेटिव रहा। यहां तक कि उस पर जो आरोप लगे, आक्षेप लगे, उसके विरोध में जो फब्तियां उक्तियां कही गई, वो भी बहुत निराश करने वाली हैं। ट्रांसलेशन इज ए सिन, अनुवाद पाप है। ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर, अनुवादक प्रवंचक होता है। ये जो विश्व स्तर पर इस तरह की मानसिकता बनी और बनाई गई, वो पूरा अभी तो एक नया करंट विषय जो है वो है पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की भी अपनी एक राजनीति है, क्योंकि अनुवाद करके आप जिसे चाहो, जितना चाहो बिगाड़ सकते हो और उसकी ख्याति को नष्ट कर सकते हो। उसका कारण क्या है कि जिसे सोर्स लैंग्वेज नहीं आती, स्रोत भाषा, जिस भाषा में सामग्री उपलब्ध है, उस भाषा की सामग्री का अनुवाद हम जिस भाषा में करते हैं उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो लक्ष्य भाषा का जो पाठक या श्रोता और आजकल दर्शक, वह स्रोत भाषा क्या है, उसमें क्या लिखा है जानता नहीं है, इसलिए तो अनुवाद होता है। तो ऐसे में स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में राजनीतिक एजेंडे के तहत आप जैसा चाहो अनुवाद कर दो, क्योंकि वह तो वही पढ़ेगा जो अनुवाद किया गया है। उसे नहीं पता कि मूल में क्या लिखा है। आप शेक्सपियर को एक सड़क छाप लेखक बनाकर छोड़ दीजिए, ऐसा हुआ।
और पॉलिटिकल एजेंडा उसके साथ जुड़ता है। ये हमने अखबारों की खबरों में, रेडियो टीवी की खबरों में भी देखा होगा कि एक ही खबर को अलग अलग चैनल या अलग अलग पेपर अलग अलग एंगल से प्रस्तुत करता है। एक उसे माइल्ड बना देता है, एक उसके विरोध में ऐसी धारणा बना देता है, एक उसके पक्ष में धारणा बना देता है, आदि आदि। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन है, इसने अनुवाद को, अनुवाद से जुड़े हुए विशेषज्ञों को, अनुवादकों को बहुत हानि पहुंचाई। जबकि ये एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही रेलेवेंट, प्रासंगिक अनुशासन है, था, और अब तो उसकी प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका प्रमाण हमें पहली बार इस नीति में मिला। एक समय था हमारे यहाँ ट्राइलिंगुअल फार्मूला था। जब हम विद्यालय शिक्षा से जुड़े थे तो 3 भाषा हमें पढ़नी होती थी। उस फार्मूले को भी बदल दिया गया। अंग्रेजी दा मानसिकता हम पर थोपी गई, आरोपित की गई। हम अंग्रेजी के विरोधी कभी नहीं रहे, क्योंकि हमारी विवशता थी। मध्यकालीन भारत, जो मुगल काल था, उस समय की जो राजकाज की भाषा थी, हम जानते हैं, वो फारसी थी, पर्शियन। समस्त कार्य फारसी में होते थे, जबकि हम भाषाई समृद्धि की दृष्टि से दुनिया के देशों में सबसे आगे थे। लेकिन हमें हमारी भाषा में आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं थी। यथा राजा तथा प्रजा। राजा लोग चाहते ही नहीं थे कि हमारी किसी भाषा में काम हो, तो बहुत आंशिक रूप से, और वह भी सीमित दायरे में, हमारी भाषा में काम होते थे। लेकिन केंद्र से, सत्ता से अगर बातचीत करनी थी तो वह उनकी भाषा में होती थी। तो इसलिए पर्शियन और अरबी फारसी के साथ मिलाकर ये काम चलता था। इसलिए जो पुराने लोग थे हमारे परिवार में, हमारे पूर्वज जो थे, वो सब अरबी, फारसी, उर्दू, ये भाषाएं जानते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। इसके बाद हम पर अंग्रेज काबिज हो गए, और हमारी विडंबना और बढ़ गई कि उन्होंने अंग्रेजी हम पर थोप दी। और उन्होंने कहा कि सब ज्ञान विज्ञान, शिक्षा दीक्षा, शासन प्रशासन, सब कार्य अंग्रेजी में होंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि हम अंग्रेजी दा मानसिकता से ग्रस्त होते चले गए। और एक ऐसी धारणा, जैसा कि मैकाले की शिक्षा नीति और भाषा नीति के बारे में चर्चा होती है, उसको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वो एक सुनियोजित, प्रायोजित षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि भाषा संस्कृति की वाहिका होती है। एक भाषा एक संस्कृति का वहन करके चलती है, और यदि किसी देश की संस्कृति को नष्ट करना हो तो बहुत सरल तरीका है, कोई परमाणु बम मारने की जरूरत नहीं, उसकी भाषा को नष्ट कर दीजिए। भाषा नष्ट होगी तो हमारे सांस्कृतिक मूल्य धीरे धीरे क्षय होने लगेंगे, जैसा कि हुआ। हमने देखा पिछले 70 साल की आजादी में हम कहां से कहां आ गए। मैथिली शरण गुप्त को याद कीजिए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ बैठे विचारें ये समस्याएं सभी। तो चाहे बात भाषा की हो, चाहे शिक्षा की हो, हमने पूरी शिक्षा नीति 34 साल बाद हम जागे हैं। इस शिक्षा नीति को बदलने में एक लंबी प्रक्रिया काम तो कर रही थी, लेकिन एक बार, 2 बार शिक्षा नीति 68 में, पहली बार 1968 में बनी, उसके बाद 86 में फिर से दोबारा शिक्षा नीति पर विचार हुआ, और 1992 में कुछ कुछ संशोधन किया गया। लेकिन 92 के बाद भी 28 साल निकल गए, और कुल मिलाकर 86 से देखें तो 34 साल हो गए। और हमारे राजनेता, हमारे शिक्षाविद, हमारे सिविल सर्वेंट, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये शिक्षा नीति सत्ता के अनुरूप चलनी चाहिए। इसलिए याद कीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को। हालांकि भारतेंदु ने भी जब निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल कहा, तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अंग्रेजी को निकाल बाहर कीजिए। उन्होंने बल्कि ये कहा कि अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है, हिंदी उस ज्ञान से वंचित है, यही अत्यधिक ख्वारी है।
चिंता इस बात की है कि दुनिया का ज्ञान अंग्रेजी के पास आ जाता है, हिंदी के पास क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने हिंदी को उस दृष्टि से समृद्ध, संपन्न और अद्यतन, अधुनातन बनाने की बात सोची ही नहीं थी। जब सोची तब तक काफी देर हो गई थी। प्रसाद जी ने नाटक में अपने लिखा स्कंदगुप्त में कि मनुष्य की विडंबना क्या है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। जब तक मनुष्य को अकल आती है तब तक शरीर निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है। बहरहाल ऐसा भी कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। हमारे विद्यालयी शिक्षा में एडमिशन लेने वाले, प्रवेश लेने वालों का प्रतिशत जितना है, जिसको लेकर हम बड़ा खुश होते हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने साक्षर हो रहे हैं, इतने एडमिशन ले रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रतिशत जिसकी हम बात नहीं करते वो स्कूल छोड़ के जाने वालों का है। एडमिशन तो ले लेते हैं, उसके लिए हमने कितने प्रलोभन दिए, कितनी सुविधाएं दी, कितना धन बांटा, कितना अन्न बांटा, कितने वस्त्र बांटे, कितनी किताबें और बस्ते बांटे, वो सब किया, लेकिन परिणाम वहीं का वहीं रहा। वजीफे दिए, नकद पैसा दिया। बच्चों के माँ बाप जो हैं वो सरकारी स्कूलों में इसलिए बच्चों को भेजते थे कि पैसा मिलेगा, किताबें मिलेंगी, बस्ते मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या उतना संतोषजनक हो पाया? नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षा का माध्यम हमने अपनी भाषाओं को नहीं बनाया। एक डर, एक भय अंग्रेजी का, गणित पढ़ना है तो अंग्रेजी में, विज्ञान पढ़ना है तो अंग्रेजी में, कॉमर्स इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो अंग्रेजी में। तो सारी दुनिया के बड़े बड़े लिंग्विस्ट ये कहते हैं कि मातृभाषा में या स्वदेशी भाषा में शिक्षा अर्जन जितना सहज, सरल और बोधगम्य है, उतना किसी प्रादेशिक या विदेशी भाषा में नहीं है। प्रादेशिक भाषा में फिर संभव है। क्यों? क्योंकि जो भौगोलिक परिवेश है वो भाषा को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन अब अगर कोई फ्रेंच में या जर्मन में या इटालियन में हमें कालिदास पढ़ाने लगे, तुलसीदास पढ़ाने लगे, तो हम उनके साथ न्याय तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसी मानसिकता बन गई कि हम अंग्रेजी के बिना बढ़ ही नहीं सकते। इस शिक्षा नीति ने भाषा विमर्श के तहत अनुवाद को एक सशक्त टूल के रूप में, एक सशक्त उपकरण के रूप में अपनाया और उच्च शिक्षा तक, हायर एजुकेशन तक, जो इस देश की बड़ी विडंबना है कि हमने बड़ी बड़ी संस्थाएं सरकार के फंड से बनाई कि पाठ्य पुस्तकें हमारी हिंदी में और हमारी भारतीय भाषाओं में बने। एक संस्था हमने 1961 में राष्ट्रपति के आदेश से बनाई, विशेष प्रावधानों से, जिसको हम CSTT जानते हैं, के नाम से जानते हैं, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जिसकी चर्चा अभी हुई, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। उसको ये मैंडेट था कि वह हिंदी की वह पारिभाषिक शब्दावली तैयार करे, अवधारणात्मक शब्द, जो अंग्रेजी से अलग अलग अनुशासनों से हमारे यहाँ आ रहे हैं, ताकि हमारे भारतवासी हिंदी माध्यम से उन समस्त अनुशासनों की पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों आदि का अध्ययन कर सके और वो तैयार हो सके। साथ में यह भी मैंडेट था कि भारतीय भाषाओं में भी वह अवधारणात्मक शब्दावली बनाई जाए, ताकि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो भारतीय भाषाओं में भी उच्च शिक्षा के स्तर पर उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन नहीं हो पाया वो। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो आयोग ने काम किया वो तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का काम है, इससे हम कोई इनकार नहीं कर सकते। जो लोग उस काम को जानते हैं, जो उसका लाभ उठाते हैं, वो जानते होंगे कि 0 से प्रारंभ किया, 0 से प्रारंभ किया और लगभग 9 लाख अवधारणात्मक या पारिभाषिक शब्द, टेक्निकल टर्म, साइंटिफिक टर्म, ये उस आयोग ने आज तक बना दिए।
9 लाख। दुनिया की किसी भाषा में इतने कृत्रिम शब्द नहीं है जितने हमारे पास है, और कोई अनुशासन ऐसा नहीं है जिसकी शब्दावली ना हो, और यदि है तो उस पर आयोग काम कर रहा है, करता है। ये सब हुआ तो, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, यानी अनुप्रयोग के धरातल पर स्थिति शून्य रही। और दुख तो इस बात का है कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले भाषाओं के जो शिक्षक हैं, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी वाले भी, हिंदी वाले भी, तमाम भारतीय भाषाओं वाले भी, उनमें 80 से 90% लोग वो हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि शब्दावली आयोग भी कोई संस्था है, और वो क्या करता है, और वो शब्दावली कैसे बनाता है, उसकी क्या उपादेयता है, ये जानकारी नहीं है। उसका परिणाम क्या हुआ कि एजुकेशन में, टीचिंग में हम सब अंग्रेजी से चिपके रहे, हमने हिंदी माध्यम से पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। एक ही कक्षा में अगर 60, 70, 80 बच्चे बैठे हैं तो सब अंग्रेजी ना मानसिकता के नहीं है। उसमें आधे बच्चे तो बेचारे वो हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से, जो पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं, जिनकी भाषा आधिकारिक रूप से अंग्रेजी नहीं है। वो अंग्रेजी से आतंकित, भयभीत रहते हैं, मजबूरन अंग्रेजी का घोटा लगाते हैं और परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन उसका व्यवहार के स्तर पर आत्मसात करते हुए जो ज्ञान अर्जन है वो नहीं कर पाते। इसीलिए रोजगार के क्षेत्र में जाते ही उनके सामने संकट खड़े होते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सप्रेशन होता है, उनका जो अभिव्यक्ति कौशल होता है, उनका जो लेखन कौशल होता है, वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो इस शिक्षा नीति में भाषा और अनुवाद को एक सशक्त उपकरण के रूप में, एक साधन के रूप में चुना गया है, और ये बहुत सराहनीय कदम है। क्यों? क्योंकि इस देश की विडंबना क्या है कि 70 साल में रेल की जो पटरी होती है ना, उस 2 पटरियों पर गाड़ी दौड़ती है, लेकिन उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो एक सूत भर भी कम नहीं होती, बराबर समान अंतर दूरी पर पटरी चलती रहती है। भले ही एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, लेकिन वो जिस पटरी पर गाड़ी चल रही है वो उसकी दूरी बराबर होती है। हमने ये सोचा ही नहीं, हमारे जो शिक्षा नीति बनाने वाले लोग थे, जो आईएएस ऑफिसर्स थे, जो सिविल सर्वेंट थे, वो, उनको असल में एक विडंबना क्या है कि जो सिविल सर्विस में लोग होते हैं वो जाते तो यूनिवर्सिटियों से निकल कर हैं, शिक्षा दीक्षा उपाधि तो यहीं से लेकर जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही, उस पद पर आसीन होते ही, वो शिक्षक जगत और शिक्षा जगत से एक अवांछित ईर्ष्या पाल लेते हैं। उनको लगता है कि साहब ये टीचर लोग तो कुछ करते ही नहीं है, इसलिए, और उनको ये लगता है कि अंग्रेजी के बिना तो व्यक्तित्व का और व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर सिविल सर्विसेज में अंग्रेजी का ऐसा दबदबा था कि उसमें जो लोग सिद्धस्त हो जाते थे, उन्हें लगता था कि वही सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक हैं, बाकी नहीं। ये एक विडंबना रही है, इस पर बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन जो विषय के विशेषज्ञ थे वो एक लाइन पर चलते रहे, खूब काम किया। हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, कौशल की कमी भी नहीं है, और गॉड गिफ्टेड प्रतिभा, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा हमारे यहाँ बहुत है। और मैं तो कहता हूं उन्हें अवसर नहीं दिए हमारी शिक्षा नीति ने। ये जो शिक्षा नीति की कमियां खामियां हैं, कभी उस पर बात हो तो फिर चर्चा बहुत अच्छी होगी। जो अब तक की शिक्षा नीतियों में दोष दर्शन है वो तो होना चाहिए ना, आईना तो देखना चाहिए ना। न जाने कितने कितने कालिदास इस देश में गायें और भैंसें चराते हुए नष्ट हो गए, उन्हें अवसर ही नहीं दिया हमने, स्कूल कॉलेज भेजा ही नहीं, सुख सुविधाएं दी ही नहीं, और अंग्रेजी से भयभीत और आतंकित कर दिया उन्हें। वो अपनी भाषा में, जब इतना सुंदर लोक साहित्य हमारी भाषाओं में रचा जा रहा है, रचा जाता रहा है, उसका भी एक सुदीर्घ इतिहास है, और एक से एक अच्छे प्रतिभाशाली लोग अलग अलग अनुशासनों में हर राज्य ने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन जिनको अवसर मिल गए, जिनको अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दीक्षा की सुविधाएं मिल गई, उनको वो लाभ मिल गए,
और जो बेचारे निर्धन थे, पिछड़े हुए थे, गरीब थे, वो इससे वंचित रह गए। और अंग्रेजी डराती रही, अंग्रेजी दा मानसिकता के लोग डराते रहे। तो याद कीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को जब उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला, तो एक एडिटोरियल में, किस सन का है ये मुझे स्मरण नहीं है, उन्होंने लिखा कि मेरा विरोध अंग्रेजी दा मानसिकता के लोगों से कदापि नहीं है, जो इंग्लिश में सोचते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। मेरा विरोध अंग्रेजी दा मानसिकता के लोगों से कदापि नहीं है, मेरा विरोध तो उनसे जो हिंदी की कीमत पर अंग्रेजी के पक्षधर हैं। एट द कॉस्ट ऑफ हिंदी हम अंग्रेजी को प्रमोट करते हैं, उनसे विरोध है। ऐसे लोगों को मैं उसी दृष्टि से देखता हूं जो अपनी गुणवती मां का अपमान करके किसी रूपवती पर स्त्री के चंगुल में फंस जाते हैं। ये द्विवेदी जी के शब्द हैं। हमारा देश, हमारा युवा वर्ग उस रूपवती पर स्त्री के चंगुल में फंसा रहा और अपनी मां का मान सम्मान हमने भुला दिया। मातृभाषा, इस दुनिया में बड़े बड़े लिंग्विस्ट ने यह कहा कि बच्चा पहला संवाद अपनी मां की भाषा में ही करता है, और इससे यह पता लगता है कि जो भाषा अर्जन है वो उसका प्रारंभ भी मां के अंक में, उस मां की गोदी में ही होता है। इसलिए जितनी सहजता हम अपनी भाषा में, और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह कि हम इस पूरे देश में इसके समस्त चिकित्सा व्यवस्था को और न्याय व्यवस्था को अपनी भाषाओं से नहीं जोड़ सके। तो कैसे मान लें हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, लेकिन चिकित्सा हमें हमारी भाषा में नहीं मिलती, न्याय हमें हमारी भाषा में नहीं मिलता। डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन हमारी भाषा में नहीं लिखता, अंग्रेजी में लिखता है। और कोई जज, कोई वकील हमारी भाषा में डिबेट नहीं करता, चर्चा परिचर्चा नहीं करता, अंग्रेजी में करता है, भले मुझे अंग्रेजी आती है या नहीं आती। और जो बेचारे जमीन बेचकर, गहने बेचकर, संपत्ति बेचकर कोर्ट में, अदालत में जाकर केस लड़ते हैं, वो वहां पर फिजिकली रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जज और वकील में क्या बात हो रही है, उनके पक्ष में हो रही है कि विपक्ष में हो रही है, उनका पक्ष ठीक से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि सब अंग्रेजी में हो रहा है। तो इस शिक्षा नीति ने ये जो अंग्रेजी का जबड़ा बड़ा मजबूती से हमारे ऊपर कस दिया गया था, उसको कुछ ढीला तो किया है। लेकिन अंग्रेजी का विरोध नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था है जो अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहिए। अरे आप कम से कम इस देश में विकल्प तो दो। बहुत लंबे अरसे पहले, मुझे ठीक से उसका सन याद नहीं, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं ये बात 96, 97 के आसपास की होगी, 96, 97 के आसपास। दक्षिण भारत में भाषा की बात है, क्योंकि अब ये नई शिक्षा नीति जब भाषा की चर्चा कर रही है, अनुवाद की बात कर रही है, तो मैं उसको केवल आपके समक्ष रखना चाहता हूं। दक्षिण भारत में संस्कृत एक वैकल्पिक विषय के रूप में विद्यालयी शिक्षा में लगी हुई थी। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कोई बच्चा संस्कृत पढ़ना चाहे तो पढ़े। तो बच्चे अधिकांश दक्षिण के राज्यों में संस्कृत ऑप्ट करते थे। ये तो कोर्ट केस है, सुप्रीम कोर्ट तक आया, मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं, उस पर मैंने एक बहुत लंबा आर्टिकल भी लिखा था जो छपा भी। तो जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, बच्चों के जो अभिभावकों के एसोसिएशन, संगठन भी बनते हैं, उन्होंने राज्य सरकार से बार बार कहा कि आप संस्कृत हटा दो विकल्प से, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे संस्कृत पढ़ें। क्यों? क्योंकि वो अपनी भाषा नहीं पढ़ते, संस्कृत पढ़ते हैं, तमिल नहीं पढ़ते, तेलुगु नहीं पढ़ते, मलयालम नहीं पढ़ते, कन्नड़ नहीं पढ़ते, वो संस्कृत पढ़ते हैं, क्योंकि आपने विकल्प में दे रखी है। तो राज्य सरकार कहती थी कि नहीं, वो तो
मैंडेट है और संस्कृत विकल्प में है, आप अपने बच्चों को समझाइए कि वो आपकी भाषा पढ़ें, संस्कृत ना पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, वो हमारी बात नहीं मानते बच्चे, वो संस्कृत पढ़ते हैं। तो सरकार ने मना कर दिया कि हम इसको नहीं हटाएंगे। तो पेरेंट्स एसोसिएशन राज्य सरकार के विरुद्ध कोर्ट में चली गई, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में ये तर्क दिया पेरेंट्स ने कि साहब ये संस्कृत इसलिए लेते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि जज ने भी कहा कि भाई आप उनको कहो संस्कृत ना लें। तो उन्होंने कहा वो मानते नहीं है, बच्चे संस्कृत इसलिए लेते हैं क्योंकि संस्कृत में नंबर ज्यादा आते हैं, इसलिए वो संस्कृत लेते हैं। तो कोर्ट ने पूरी हियरिंग्स के बाद हाई कोर्ट ने निर्णय अभिभावकों के पक्ष में दिया, सरकार के विरुद्ध दिया, और कहा कि भाई संस्कृत हटनी चाहिए, जब पेरेंट्स नहीं चाहते तो हटा दो। राज्य सरकार उस केस को, हारे हुए केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट में लंबी हियरिंग्स हुई और एक बेंच बनी। बेंच में 3 या 7 जज थे। जस्टिस हंसारिया शायद उसको चेयर कर रहे थे, यहां तक मुझे याद है। उन जजेस के बेंच ने लंबी हियरिंग्स के बाद निर्णय दिया। 7 महीने 8 महीने चला केस, और वो पहली पंक्तियां मैं केवल आपको बता रहा हूं। जस्टिस हंसारिया की जो टीम थी उसमें, उनकी चेयरमैनशिप में, उसमें लिखा था कि संस्कृत हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की भाषा है। ये वाक्य जजेस लिख रहे हैं, निर्णायक लिख रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की भाषा है। और संस्कृत विकल्प के रूप में पढ़ाई जा रही है। निर्णायकों का मानना था कि यदि हमारा बस चले, हमारे अधिकार में हो, तो हम संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ने की व्यवस्था करें। हर भारतीय को संस्कृत पढ़नी चाहिए, अपनी भाषा भी पढ़नी चाहिए, मातृभाषा पढ़नी चाहिए, राष्ट्रभाषा पढ़नी चाहिए, राजभाषा पढ़नी चाहिए, लेकिन संस्कृत पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे संस्कार हैं, हमारे आचार व्यवहार और मूल्य है। ये इसका एक लंबी जजमेंट है। इसलिए उन्होंने निर्णय दिया कि हम संस्कृत को विकल्प रूप में रहेगी, इसके विरुद्ध कोई निर्णय नहीं देंगे, और वो जजमेंट पास हुई। लेकिन संस्कृत की उपेक्षा हमने देखी कैसी हुई। ये तो फिर से बीच में एक सरकार ऐसी आई जिसने जगह जगह एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज को शुरुआत किया संस्कृत में। वो जो अनुप्रयोग मूलक पाठ्यक्रम है उनको लागू किया, और बहुत से संस्कृत विश्वविद्यालय भी बने, और उसका परिणाम ये हुआ कि संस्कृत पुनर्जीवित होने लगी। वो जो स्रोतस्विनी भाषा है दुनिया की असंख्य भाषाओं की, जो न जाने कितनी बड़ी शब्दावली देती है, उस भाषा की भी उपेक्षा हमने कर डाली। हिंदी उपेक्षित हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। हम अपने विश्वविद्यालयों में देखें, बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से शिक्षक ये कहते हुए पाए गए कि हमें क्या फर्क पड़ता है अगर कोई हिंदी पढ़े तो न पढ़े, तो हमें क्या फर्क पड़ता है कोई मलयालम तेलुगु पढ़े या ना पढ़े। ये एक शिक्षक को शोभा नहीं देता ये कहना, क्योंकि शिक्षक का पहला धर्म है कि वो राष्ट्र की अस्मिता की, राष्ट्र की पहचान की चिंता करे। इसलिए मित्रों, आज खतरा सबसे बड़ा क्या है कि आकाश मार्ग से ये जो इंटरनेट है, इसके माध्यम से संस्कृति को नष्ट करने की जो कुनीति है, षड्यंत्र है, हमें उसको रोकना है। और इस शिक्षा नीति ने इस दिशा में पहल की है। इसलिए उस पर बहुत विस्तार से बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक स्कूली भय खत्म किया है। स्कूल में जाने का जो डर था बच्चों के मन में, उसे खत्म किया, और ये बहुत आवश्यक था। रोचक बनाने, मनोरंजक बनाने, आत्मीय बनाने की शैली शिक्षा से जोड़ी है। टीचिंग फैकल्टी को और पूरी व्यवस्था को ये निर्देश है कि वो एजुकेशन को बस्ते की, भारी बस्ते की एजुकेशन बनाकर ना छोड़ दे, जैसा हो गया। इसलिए एक प्रयोग मूलक, एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड, मनोरंजक शैली में हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं, खेल खेल में कैसे पढ़ा सकते हैं, नए नए प्रयोगों से कैसे जोड़ सकते हैं, समकालीन जो उपकरण हैं, टूल्स हैं,
जिसमें टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से काम कर रही है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये पहले था लेकिन व्यवहार में नहीं था, हम उसे आत्मसात नहीं कर पा रहे थे। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा को डिजिटलाइज करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये जो भाषा शिक्षण है, इसकी गुणवत्ता पर अब हम ध्यान देने लगे हैं। अनुवाद की सबसे बड़ी विडंबना क्या रही है कि अनुवाद की कोई कसौटी ही नहीं है। कहता है कि अच्छा अनुवाद कौन सा है, कैसे पता लगे, इसकी कसौटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो परिभाषा तो बड़ी विचित्र है अनुवाद की। किसी विधा की परिभाषा ऐसी नहीं है, कोई ये कहता हुआ नहीं पाया जाएगा आपको कि ऐसी कहानी लिखो कि वो कहानी ना लगे, ऐसा नाटक लिखो कि वो नाटक ना लगे। ये बड़ी हास्यास्पद सी परिभाषा है। लेकिन अनुवाद की परिभाषा यही सबसे बढ़िया परिभाषा है कि अनुवाद वह बढ़िया होता है जो अनुवाद ना लगे। इट शुड बी लाइक एन ओरिजिनल। अब ये विडंबना है कि अनुवाद है तो अनुवाद, लेकिन लगना चाहिए मूल। तो अनुवाद के माध्यम से इस शिक्षा नीति ने हमारी पाठ्य पुस्तकों, मिडिल एजुकेशन तक तो ये अब विकल्प आ ही गया कि कोई अपनी मातृभाषा में अगर कोई शिक्षा दीक्षा अर्जित करना चाहता है तो उसके लिए ये सुविधा होनी चाहिए। समय लगेगा, कुछ लोग ये चिंता कर रहे हैं कि ये सब कागजी है, ये हो नहीं पाएगा, प्रैक्टिकल या व्यावहारिक नहीं है, आदि आदि। बीज वपन हुआ है, इसको धीरे धीरे पल्लवित पुष्पित होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन संकल्प अगर शुद्ध हो तो निश्चित इसके परिणाम आएंगे। एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, एक आत्मविश्वास मिलना चाहिए, और यह शिक्षा नीति हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मित्रों, रोजगार परक बनाने की ओर, क्योंकि कौशल आधारित शिक्षा होगी। अब जो ट्रांसलेशन है वो असंख्य ऐसे क्षेत्र हैं जो उपेक्षित रहे। क्यों उपेक्षित रहे? क्योंकि या तो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन ने उसे आगे नहीं आने दिया। हमारी विश्व के सामने हमारी छवि उन अनुवादकों ने बिगाड़ी जो विदेशी थे। हमारे देश के लोग तो अनुवाद कला जानते ही नहीं थे, और जो अनुवाद हुए, संस्कृत हिंदी में बहुत अच्छे उत्कृष्ट अनुवाद हुए, अंग्रेजी हिंदी में भी बहुत अच्छे अनुवाद हुए, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत छोटा है, बहुत कम है। वो किसी स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन में ट्रेनिंग लेकर नहीं आए थे, उनकी प्रैक्टिस से। कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और अनुवाद तो अभ्यास आधृत विधा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जितना प्रैक्टिस हम अनुवाद में करते चले, तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ अनुवाद को एक नेगेटिव अर्थ छटा के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसलिए ट्रांसलेशन इज ए सिन, ये बात हुई। जब हिब्रू से दुनिया की भाषाओं में बाइबल के ट्रांसलेशन कराए गए, तो ये नहीं देखा कि पात्र है कि अपात्र है, बस पैसे के बलबूते अनुवाद करा दिए। अनुवाद अर्थ के अनर्थ हुए, ब्लंडर्स हुए, हाउलर्स हुए। इसलिए इटली भाषा में जाकर, इटली में जाकर ये उक्ति जन्म लेने लगी कि ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर। पहले तो अनुवाद पाप था, अब अनुवादक प्रवंचक हो गया। और हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने यहां तक कह दिया कि अनुवाद तो विदेशों से आया है, हमारी तो विधा ही नहीं है। जबकि हमारे यहाँ तो ये मल्टीलिंगुअल कंट्री है। 1961 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक लिंग्विस्टिकल सर्वे किया था, वो किताब छपी हुई है, मिलती है, प्रकाशित है। उन्होंने कहा दुनिया का सबसे समृद्ध देश अगर कोई है तो वो भारत है। क्यों? क्योंकि इस देश में 1618 भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां ऑन रिकॉर्ड हैं, जिनकी गणना मिलती है। और जब एक भाषा, एक संस्कृति की वाहिका होती है, तो जिस देश के पास इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, उपबोलियां, उपभाषाएं होंगी, वो उसके पास सांस्कृतिक वैविध्य कितना होगा। इसीलिए हम अपने को कंपोजिट कल्चर का देश, समेकित संस्कृति का देश कहते हैं। लेकिन इस शिक्षा नीति ने, जो पारंपरिक शिक्षा नीति चली आ रही थी, जिसमें हम और आप सब पढ़कर आए हैं, उसने क्या कर दिया? उसने हमारी अभी
8 या 9 वर्ष पहले प्रोफेसर देवी सिंह एक हैं, उन्होंने एक लिंग्विस्टिकल सर्वे बाद में किया कुछ ही समय पहले। उन्होंने कहा लगभग 700 750 भारतीय भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां नष्ट हो गई, मर गई, समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उनके प्रयोक्ता नहीं बचे। जब आप अंग्रेजी से डराओगे तो यही होगा। हमें अपनी भाषा में बोलने का, सोचने का, लिखने का, अपने कौशल को विकसित करने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो यही होगा। और 300 के करीब वेंटिलेटर पर हैं, वो कभी भी मर सकती हैं। तो 1618 में से हमने इतनी भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां नष्ट कर दी। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन जिसकी हम दुहाई देते हैं, ये एक ग्राम, एक संस्कृति, एक भाषा, इसकी बात करता है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को कितना नुकसान कर रहा है, इसका कितना अहित कर रहा है, ये हम नहीं सोच पाए। हमारी शिक्षा नीति से जुड़े हुए लोग इस पर विचार ही नहीं कर पाए। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा नीति है, इसने भाषा के विकास को अनुवाद के माध्यम से हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उच्च शिक्षा और अलग अलग अनुशासन अगर हमारी भाषाओं में उपलब्ध हो जाएं, तो हमारे देश के बच्चे, अगर कोई कानून पढ़ना चाहता है, लॉ की तरफ जाना चाहता है, तो कहा जाता है वो अंग्रेजी से ही पढ़ सकता है, उसको हिंदी में नहीं पढ़ा सकते, उसे मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में नहीं पढ़ा सकते। क्यों? ऐसा होना चाहिए। उसकी टेक्स्ट बुक बननी चाहिए, उसकी रेफरेंस बुक्स बननी चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल पर इस तरह के काम होने चाहिए। इस शिक्षा नीति ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिनका उल्लेख पहले हो सकता है हुआ हो। थोड़ा सा एक आध दो बिंदु में आपको बता दूं कि जो अनुवाद कर्म की व्यापकता है, उसके लिए बहुत सारे ऐप डेवलप होने चाहिए, स्कूल्स डेवलप होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में इस पर काम होना चाहिए। ये जो बहुभाषावादी, मल्टीलिंग्वलिज्म वाली भारतीय नीति है, इसको पंख लगने चाहिए। और मैं तो बरसों से ये बात कह रहा हूं कि क्यों नहीं इस देश में अनुवाद की यूनिवर्सिटी बन सकती। एक नहीं, अनेक बननी चाहिए। हर राज्य में एक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसलेशन बनाई जाए। और देखिए, हमारी इन भाषाओं में जो हमारे पुरा ग्रंथ हैं, आख्यान ग्रंथ हैं, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने वाले ग्रंथ हैं, उनको अनुवाद के माध्यम से हम पूरे भारत में और दुनिया में पहुंचा सकते हैं। अभी दिक्कत क्या है कि दक्षिण भारत के जो रचनाकार लिख रहे हैं, वो नॉर्थ में, उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं है। जो उत्तर भारत में लिख रहे हैं, वो उधर के लोगों को नहीं पता। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला तो केवल इसलिए मिला क्योंकि उस रचना का अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में कर डाला और अंग्रेजी से फिर दुनिया की भाषाओं में हो गया। अगर वो केवल बंगला तक सीमित रहता तो उसे कोई पढ़ता नहीं, पढ़ने वाले बहुत सीमित होते, तो टैगोर को कौन जानता। अगर बच्चन को, हरिवंशाय बच्चन को दुनिया में ख्याति मिली तो केवल इसलिए क्योंकि उमर खैयाम की रुबाइयों का, रुबाइयात उमर खैयाम का जो अनुवाद फिट्जराल्ड ने अंग्रेजी में किया था, उसका अनुवाद हिंदी में बच्चन ने, हरिवंशाय बच्चन ने किया और मधुशाला ने उन्हें हीरो बना दिया। तो मित्रों, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए ट्रांसलेशन की। हर राज्य में एक ट्रांसलेशन अकादमी होनी चाहिए। भाषाओं की अकादमियां हैं, साहित्य की अकादमियां हैं, लेकिन वो लगातार वही कविताएं, वही कहानियां, वही उपन्यास बार बार रिपीट हो रहे हैं। प्लॉट वही है, इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी उधर। हम क्यों नहीं अनुवाद में क्रिएटिविटी को पैदा करते हैं, सृजनशीलता, रचना धर्मिता अनुवाद के साथ जोड़कर हम उसे बढ़ा सकते। इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, मैं ये नहीं कहता नहीं हो रहा, लेकिन उस तरफ हमें सोचना होगा। और इस सब के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी, इस नीति ने एक लोकतांत्रिक नीति को अपनाते हुए कुछ ऐसे बिंदु भी हमारे सामने रखे हैं, जिसमें कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जाएं जिसके माध्यम से जो हमारे उपेक्षित बच्चे हैं, जो हाशिए के बच्चे हैं, ऐसा समाज है जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, उनके लिए हम स्वभाषा के माध्यम से शिक्षा के जो दरवाजे हैं वो खोलें। और इसके साथ साथ जो
टेक्निकल फील्ड्स में जो लोग हैं उनको ट्रांसलेशन के माध्यम से हम वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो वहां तक नहीं पहुंच पा रही। हम एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएं जो भाषा और अनुवाद के दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम करे। ये कुछ बिंदु महत्वपूर्ण थे और अनुवाद तो वास्तव में इस नीति की आधारशिला बन गया है। क्या दृष्टिकोण रखा कि जो पुस्तकें हैं, पांडुलिपियां हैं, अभिलेख हैं, उन्हें अनुवाद के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाए, पुनर्प्रकाशित किया जाए, संरक्षित किया जाए। नष्ट हो रहे हैं हमारे ग्रंथ, चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, इसके सैकड़ों हजारों ग्रंथ हमारे। ये मध्यकाल में बहुत से कवियों ने इस प्रकार के ग्रंथों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया, लेकिन वो कहां विलुप्त हो गए? प्रकाशित हुए कि नहीं हुए? हुए तो आउट ऑफ प्रिंट हो गए, उसके बाद किसी ने सोचा ही नहीं। अगर हम उन्हें भारतीय समस्त भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से पुनर्जीवित कर दें, पुनर्संस्कारित कर दें, पुनर्प्रकाशित कर दें, तो कितना बड़ा उपकार का काम होगा। और दुनिया के सामने विदेशी अनुवादकों ने भारत की छवि कैसी बनाई, ये पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन का एक उदाहरण है कि हिंदुस्तान तो गरीबों का, फकीरों का, साधुओं का, संतों का, सपेरों का, लुटेरों का देश, क्योंकि अनुवाद उन्होंने किया और पढ़ने वाले भी वही थे। तो वो जो संस्कृत में उक्ति है ना, उष्ट्रा नाम विवाहेषु गीत गायेषु गर्दभम परस्पर प्रशस्यन्ति अहोरूपम अहोरूपम अहोध्वनि अहोध्वनि। ऊंटों के विवाह में गधों ने गीत गाए और ऊंटों ने कहा वाह वाह क्या आवाज है, और गधों ने कहा वाह वाह क्या रूप है। तो ये चलता रहा दुनिया में, क्योंकि करने वाले भी वही और पढ़ने वाले भी वही। अब जब हमारे देश में जो हमारी प्रतिभाओं ने अध्ययन अध्यापन से, भाषा अध्ययन से, अभ्यास से अनुवाद किए, आज हमारे कालजयी रचना और रचनाकारों का अनुवाद जब दुनिया के सामने पहुंच रहा है, तो वो दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। वो अन्य अनेक क्षेत्रों में, अनुशासनों में भारत के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो मित्रों, हमारी शब्द संपदा, हमारा कोश विज्ञान, हमारी भाषाओं में जो भिन्न भिन्न, हमारे तो 28-29 तो राज्य हैं, और क्षेत्रीय भाषाओं में जो शब्द संपदा है, उसमें जो एक पारंपरिक ज्ञान की विरासत है, उस सब को हम अनुवाद के माध्यम से दुनिया के सामने ले जा सकते हैं, अद्यतन अधुनातन बना सकते हैं। इस पर भी इस नीति में काम किया गया है। और इस सब के साथ साथ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तत्काल भाषांतरण, जिसको हम आशु अनुवाद कहते हैं, हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो इंटरनेशनल रिलेशन बनते हैं उसमें इंटरप्रिटेशन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। संसद में जो हमारे सांसद बैठते हैं 550 के करीब, 544, वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाओं से भी होते हैं, उनके परस्पर संवाद होते हैं, उसमें इंटरप्रिटेशन। जो फॉरेन डेलीगेशंस होते हैं जाने आने वाले, उनके साथ पर्यटन के क्षेत्र में बिजनेस को कितना इंक्रीज किया जाएगा इस शिक्षा नीति से और इस अनुवाद के माध्यम से, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें हम देख सकते हैं। इन सब के साथ साथ हम जो एजुकेशनल बुक्स हैं, पाठ्य पुस्तकें, उसकी गुणवत्ता को केंद्र में रखकर नीति बनाई जाए। जैसे मैंने कहा कि कोई कसौटी नहीं है अनुवाद की, अनुवाद कैसा हो तो अनुवाद की कसौटी बने। ये जो एप्स डेवलप हुए हैं, गूगल ट्रांसलेशन जो होता है, या जो सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं अनुवाद करने वाले टूल्स डेवलप कर रही हैं, उनको एक्यूरेसी की तरफ ले जाया जाए, इस पर भी बात होने लगी है। ये चिंता पहले नहीं थी। प्रमाणन अनुवाद का कैसे हो, सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रांसलेशन कैसे हो, इस पर भी अब इस नीति में विचार हो रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे लोग संपर्क करते हैं कि साहब ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं बीए के, एमए के या स्कूली एजुकेशन के, हमारे यहाँ वो हिंदी में सर्टिफिकेट बहुत सारे राज्यों में बनते हैं, तो विदेशों में जब वो लोग जाते हैं तो वो लोग कहते हैं साहब इसका ऑथेंटिक ट्रांसलेशन लाओ अंग्रेजी में। अब ऑथेंटिक ट्रांसलेशन प्रस्तुत करने वाली कोई संस्था ही नहीं है जो मोहर लगा दे और ये कह दे कि ये ट्रांसलेशन जो है वो ट्रू या सर्टिफाइड ट्रांसलेशन है, ऐसा कोई हमारे यहाँ नहीं। तो उस पर भी विचार करने की बात अब इस नीति में की गई है। यूनिफॉर्मिटी, भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है उसकी यूनिफॉर्मिटी को बरकरार रखने में अनुवाद की क्या भूमिका हो सकती है, उसकी तरफ भी सारी जो टेक्सचुअल मटेरियल है उस स्कूलों में राज्यों के स्तर पर अलग अलग है, उपाधि एक है लेकिन लेवल ऑफ एजुकेशन
भाषा का, अध्ययन सामग्री का, वो अलग अलग है। तो उसको भी एक यूनिफॉर्म बनाने की बात इसमें की गई है। और उसके लिए शब्द संपदा को कैसे बढ़ाया जाए, शब्द संपदा के एप्लीकेशन को, अनुप्रयोग को कैसे उसके कोष बनाए जाए, जो प्रयोग धर्मी कोष होते हैं उन पर काम करने की बात भी इसमें की गई है। और इस सब के साथ साथ एक और बड़ी अच्छी बात इसमें है कि जो ट्रांसलेशन के कोर्सेज हैं उनका क्रेडिट मिलना चाहिए। अभी तक क्रेडिट नहीं मिलता था। अनुवाद को तो दोयम दर्जे का काम कहा जाता था ना, सेकंड रेट, अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठ सकते थे। और आज समय यह आ गया है कि आज अनुवादक अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं। आज लेखक अनुवादक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है कि मेरी किताब का अनुवाद कर दो। क्यों? क्योंकि अनुवादक लेखक को कुएं से निकालकर समुद्र में उतार देता है, एक भाषा की सामग्री को असंख्य भाषाओं तक पहुंचा देता है। तो ये ट्रांसलेशन जो है उसकी प्रतिभा को, उसकी स्किल को, उसकी महत्ता या इंपॉर्टेंस को इस शिक्षा नीति में विशेष रूप से बल दिया गया। और टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात जब आई तो ये कहा गया कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो अभ्यास एक्सरसाइज बुक्स हैं, जो वर्क बुक हैं, जो वीडियो हैं, जो लाइव लेक्चर्स हैं, आजकल आप देख रहे हैं ऑडियो वीडियो कितने, यूट्यूब पर चैनल्स कितने, यूजीसी के ये जो सीईसी है, अगर सीईसी के लेक्चर आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि इतना एजुकेशनल काम। तो ये पिछले 5-6 सालों में इस सरकार द्वारा ये जो टैक्टिस अपनाई गई, ये जो नीति बनाई गई, उसको विकसित किया गया, वो वास्तव में इस शिक्षा नीति का एक हिस्सा है। और बहुत बड़ी बात यह कि अनुवाद और निर्वचन संस्थान, यानी ट्रांसलेशन को एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस देश में अभी तक क्या दिक्कत रही कि मान लो आपको किसी कंट्री से, किसी देश से व्यवसाय करना है, लेन देन करना है, लेकिन आप उस देश की भाषा के जो बिल हैं, इनवॉइस हैं, या जो ब्रोशर हैं, उनका अध्ययन अध्यापन नहीं कर सकते, उन टर्म्स कंडीशन को नहीं जान सकते। तो सर्विस प्रोवाइडर ट्रांसलेशन होना चाहिए कि किसी को दुनिया की किसी भाषा से अनुवाद कराना हो, भारतीय भाषा से किसी भी रचना का, सामग्री का अनुवाद कराना हो, ऐसी संस्थाएं बननी चाहिए जो उनका ट्रांसलेशन करा के उपलब्ध करा दें। तो ये सर्विस प्रोवाइडर संस्था अनुवाद की बने, ये भी एक बहुत बड़ी देन है। तो जो वास्तव में जो परिकल्पनाएं हैं वो मौलिक हैं, एकदम नवीन है। इस दृष्टि से भी हम इसको देख सकते हैं। और जहां तक बात है कलाओं की, सांस्कृतिक हमारी विरासत की, इन सबको, हमारे जो म्यूजियम्स हैं, हमारे जो टूरिज्म डेवलपमेंट के स्कोप हैं, संभावनाएं हैं, उन सबको इससे बल मिलेगा, इससे प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा जो जो इंटीरियर डेकोरेशन है, हमारा जो फैशन डिजाइनिंग है, हमारी जो कुकिंग है, हमारे जो तमाम तरह के भारतीय और अभारतीय संबंधों के निर्वाह की बात है, वो सब इसके माध्यम से उनको पंख लगेंगे, वो उड़ेंगे। और जो बच्चे गायन के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में इस तरह की प्रतिभाओं के साथ आगे जाएंगे तो उनके अंदर की जो प्रतिभा है, उसे जो अवसर मिलना चाहिए वो मिलेगा। अभी क्या होता है कि साहब या तो कॉमर्स पढ़ लो या साइंस पढ़ लो और तीसरा विकल्प ही नहीं होता, ऐसा मान लिया गया, ऐसा कहा गया कि साहब आर्ट्स की तरफ जाने वाले बच्चे जो हैं वो बड़े कमजोर हो जाते हैं। लेकिन नहीं, इंट्राडिसिप्लिनरी एजुकेशन ये इसकी एक बड़ी देन है। और ये कब संभव होगा? जब हमारे पास अनुदित सामग्री उपलब्ध होगी। अगर मैं तमाम भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को पढ़ना चाहता हूँ, तमाम भारतीय भाषाओं के चिंतकों को पढ़ना चाहता हूँ, उनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहता हूँ, तो उससे हमें अनुवाद के माध्यम से वो सारी संभावनाएं मिल पाएंगी। इस तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, हमारी जो वो भाषाएं जो उपेक्षित हुई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हमारा जो नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये पूरा साहित्य जो उपेक्षित पड़ा है, अपभ्रंश साहित्य जो उपेक्षित पड़ा है, उसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। तो इस शिक्षा नीति में ऐसी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, अपभ्रंश, ये तमाम तरह की भाषाओं को पुनर्जीवित करने, पुनर्जागृत करने का भी काम होगा, इसकी चर्चा भी की गई है। और इसमें कई सॉफ्टवेयर नए नए, संस्थाएं नई नई बनाने की बात भी हुई है। ऑनलाइन एजुकेशनल टेक्निक को हम इसको फुल एंड फाइनल वर्जन नहीं मान रहे, लेकिन ये एक हेल्पिंग टूल के रूप में रहना चाहिए।
हमारे स्कूली बच्चे अब मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर और लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं। हमारे माता पिता जो ये सब नहीं जानते थे, इन 5 महीनों में वो भी इसमें ट्रेंड हो गए, हम और आप भी इसमें ट्रेंड हो गए। हमें भी ज्ञात नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो स्थितियां कुछ प्रकृति ने पैदा की और कुछ इस शिक्षा की नई नीति ने हमारे सामने विजन दरवाजा खोला, मार्ग प्रशस्त किया। बहुत सी ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियां हमारे ज्ञान विज्ञान की हैं जो उपेक्षित हो रही हैं। उनको भी अनुवाद के माध्यम से हम देश के कोने कोनों में, और जो लाइब्रेरीज में ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियां या किताबें या शोध ग्रंथ पड़े हुए हैं जिनकी धूल तक नहीं उतर रही, उनको भी इसके माध्यम से बुक क्लब बनाया जाए और उसमें अनुदित सेक्शन बनाए जाएं। हर स्कूल कॉलेज की, हर राज्य की एक लाइब्रेरी में जो अनुवाद का सेक्शन है वो बृहद स्तर पर तैयार किया जाए, इसकी भी बात की गई है। और लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसकी एक परियोजना बनाने की बात भी इस नीति में है। लैंग्वेज ऑफ इंडिया के मतलब जितनी भारतीय भाषाएं, उन सब भाषाओं में अगर कोई अपनी इच्छा से, अपने अभिरुचि से कुछ पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, तो उसके सामने ये सब कुछ एट ए ग्लांस आ जाए एकदम, वो सारी चीजें भी हैं। और भौगोलिकता के आधार पर हमारा जो शास्त्र ज्ञान है, जो शास्त्रीय परंपरा के ग्रंथ हैं, चाहे वो नृत्य, चाहे वो संगीत, चाहे वो गायन, चाहे वो शास्त्र में काव्य शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि, इन सब ग्रंथों को भी फिर से एक प्रकार से हमारी शिक्षा में दिक्कत क्या है कि जो फिजिक्स का व्यक्ति है, केमिस्ट्री पढ़ने वाला जो बच्चा है, वो लिटरेचर नहीं पढ़ सकता, और जो लिटरेचर वाला व्यक्ति है वो साइंस नहीं पढ़ सकता, वो कॉमर्स नहीं पढ़ सकता। तो अनुवाद इसमें एक सेतु का काम करेगा, एक ब्रिज बनाएगा, मल्टी डायमेंशनल, एक निर्बाध आवागमन का पुल। कहीं से आइए, कहीं जाइए, लेकिन आपको ये अवरोध इनका सामना नहीं कर, ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं ये आपके सामने नहीं आएंगे। ये एक बहुत अच्छी मौलिक सोच इसमें दिखाई देती है। इसलिए दर्शन में, भारतीय विद्याओं में, कलाओं में, नृत्य में, नाट्यकला में, संगीत में, शिक्षा में, गणित में, सांख्यिकी, सैद्धांतिकी, ये तमाम तरह के समाजशास्त्र में, इनमें सब में एक आंतरिक अनविति बने, आदान प्रदान हो, लेन देन हो, और भारतीय भाषाओं में ये दुर्लभ ग्रंथ देश के विदेश के विद्वानों द्वारा जो लिखे गए हैं, लिखे जा रहे हैं, वो उपलब्ध हों। इस तमाम तरह की नीतियों को इसमें जोड़ा गया, और विदेशी भाषाओं से भी अनुदित करने की परंपरा, इसको डेवलप करने की बात है। हमारे साहित्य को विदेशी भाषाओं में ले जाने की भी बात है। एक संस्था एनटीएम बनाई थी पहले सरकार ने, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, लेकिन वो संस्था पेपरों पर तो रही, कागजों पर रही, लेकिन निष्क्रिय रही, कोई काम, कोई ठोस परिणाम उसका नहीं निकला। तो यहां पर यह है कि संस्थाएं मात्र बनाना नहीं, नीति मात्र बनाना नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका कार्यान्वयन हो, और उसके माध्यम से ज्ञान के चक्षु खुले, विद्यार्थियों को, शिक्षा जगत से जुड़े हुए टीचर्स को एक आत्मविश्वास मिले। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन समय की सीमा है, मैं जानता हूं। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और आप सबसे प्रश्न आमंत्रित करता हूं। यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो उसका स्वागत है। प्रोफेसर टंडन ने हमें ये बताया कि अनुवाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधार बन सकता है, और कैसे अनुवाद हमारी बहुभाषिकता, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि में भी योगदान दे सकता है। ये इसके लिए आपने बहुत सारे सृजनात्मक सुझाव दिए, और उन पर बहुत सारी प्रशंसात्मक टिप्पणियां हमारे पास प्राप्त हुई हैं, जो 3 भाषाओं में है, हिंदी में, अंग्रेजी में और संस्कृत में। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 भाषाओं में टिप्पणियां आई हैं। और प्रश्न कोई अभी तक जूम ऐप पर जितने लोग जुड़े हैं वहां नहीं आया है, तो एक टिप्पणी मैं शेयर करना चाहती हूँ सभी प्रतिभागियों से, और वो अंग्रेजी भाषा में है, और जैसी लिखी हुई है मैं वैसी ही पढ़ देती हूँ। डॉक्टर राहत हयात और डॉक्टर सज्जाद अहमद ने टिप्पणी की है कि स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, the bureaucracy biased as they consider that it does not produce anything. You are absolutely right, correct, sir. तो इस प्रशंसात्मक टिप्पणी के साथ अगर हमारे विषय विशेषज्ञ टंडन, प्रोफेसर टंडन कुछ इस पर
अपनी राय रखना चाहें तो आपका स्वागत है, फिर हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया अपने इस जीवन काल में, शिक्षण के अनुभव में, तो मुझे ऐसा लगा कि एक शिक्षा जगत के से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं उनके साथ एक ईर्ष्यालु व्यवहार प्रशासन में भी दिखाई देता है और शासन में भी दिखाई देता है। उसमें हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने भी इस तरह की छवि खराब की हो, लेकिन एक मानसिकता बन गई कि साहब टीचिंग कम्युनिटी के लोग, उनको तो बड़ी सुविधाएं मिली हुई हैं, उनको तो बहुत वेतन मिलता है, उनको तो कुछ करना नहीं पड़ता है, उनके पास अवकाश भी बहुत होता है, आदि आदि। और जो सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग जो इस अभी तक नीतियां बनाते रहे एजुकेशन की, वो भी इस बार पहली बार हुआ कि ये जो शिक्षा नीति बनी है इसमें ग्रास रूट से लेकर और ऊपर तक के ग्रामों के, पंचायतों के, न जाने कहां कहां के लोगों को इसमें सुझावों के साथ शामिल किया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो केवल एक कोकस नहीं था जो इस नीति को बना रहा था, इसमें भागीदारी के अनेक स्तर थे जिसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है, देख सकते हैं। उसमें चिंतक विचारक भी थे, उसमें राजनेता भी थे, उसमें टीचर्स भी थे, उसमें विद्यार्थी भी थे, उसमें अलग अलग राज्यों से जुड़ने वाले जो इस दिशा में कुछ सुझाव दे सकते थे। तो जहां जहां से जो जो सुझाव आए उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, ये बड़ी बात है मुझे लगता है। तो हालांकि दुख इस बात का होता है कि ये वो लोग जब इस पर टिप्पणी करते हैं जो जिनको प्रोड्यूस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही करते हैं, जहां से वो निकल कर गए हैं, जिन संस्थाओं ने उनका निर्माण किया है, वो कुर्सी पर बैठते ही उनका रवैया, उनकी सोच बदल जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मैं केवल इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमें सोचना चाहिए कि हम शिक्षा जगत के प्रति, टीचिंग कम्युनिटी के प्रति जो सोच है वो सोच बदलनी चाहिए। दुनिया में, दुनिया के देशों में शिक्षक का जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ परंपरा तो रही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। लेकिन इधर नई शिक्षा नीति ने और नई राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था ने टीचिंग कम्युनिटी को न जाने कहां लाकर खड़ा कर दिया। तो ये थोड़ा चिंता का विषय था। मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति ने टीचर को फिर से उसका जो मान सम्मान है वो देने का अवसर दिया है, और आने वाले दिनों में, भविष्य में मुझे लगता है ऐसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए माता सुंदरी कॉलेज की प्राचार्य महोदया। रेणु जी 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 जी। सर एक सवाल था, अगर आप देना चाहें जवाब तो सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी। सर, एक दिक्कत ये है कि दो तरह की विचार खास तौर पे अनुवाद से जुड़े हुए, और इस नीति को भी हम उस रूप में देख सकते हैं। एक विचार तो ये कहता है कि लेखन या जो ज्ञान का जो निर्माण है वो मौलिक उन भाषाओं में हो, भारतीय भाषाओं में मौलिक लेखन किया जाए और उसके बाद हम किसी दूसरी अन्य भाषा में उसका अनुवाद करें। क्या इस नीति में आप ये संभावना तलाशते हैं कि ये भारतीय भाषाओं में मौलिक लेखन करके अंग्रेजी में अनुवाद को बढ़ावा देगी, या अंग्रेजी में अभी भी हम चाहते हैं कि मौलिक ज्ञान अंग्रेजी में बने और दूसरी भारतीय भाषाएं उसका अनुवाद करें? नहीं नहीं, मेरा सोचना बड़ा स्पष्ट है और वो इस नीति में है। अभी तक 49 से 1949 से 14 सितंबर 1949 को जो राजभाषा नीति बनी, जो जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो उसके खामियाजे हम आज तक भुगत रहे हैं कि ड्राफ्ट बनेगा अंग्रेजी में और अनुवाद होगा हिंदी में, और जो हिंदी में अनुवाद होगा वो ऑथेंटिक नहीं होगा। यानी अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो अंग्रेजी वाला ही प्रामाणिक माना जाएगा, आज भी ये है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप हिंदी में काम कीजिए और अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो मौलिकता आपकी अपनी भाषा में आएगी, अंग्रेजी में नहीं आएगी। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, वो तो इम्पोज्ड है, थोपी हुई भाषा है। तो जो थॉट है, जो विचार है, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो मेरी भाषा में आएगी। मैं सपने अपनी भाषा में देखता हूं, मैं अंग्रेजी में सपना कभी नहीं देखता।
तो इसका मतलब जो हमारे सपनों की भाषा है, जो हमारे व्यवहार की भाषा है, मौलिकता उसमें आएगी। और मुझे लगता है कि इस मातृभाषा, स्वभाषा, स्वदेशी भाषाओं के को केंद्र में रखकर जो नीति बनी है, उसमें मौलिकता को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किए गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी कि आपने इस प्रोग्राम की एक परंपरा को टूटने से बचा लिया कि हर सत्र में कम से कम एक प्रश्न जरूर पूछा जाए। तो और प्रोफेसर टंडन का तो धन्यवाद है ही। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए माता सुंदरी कॉलेज की प्राचार्य महोदया प्रोफेसर हरप्रीत कौर को आमंत्रित करती हूँ। मैडम आइए। धन्यवाद नमस्कार मैडम। प्रोफेसर पीसी। नमस्ते नमस्ते सर। प्रोफेसर पीसी टंडन का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो नई नीति है, नई शिक्षा नीति है, उसके बारे में न सिर्फ उसके जो पैरामीटर्स हैं या उसके फीचर्स हैं वो बतलाए, परंतु उसके क्रियान्वयन के जो नए जो मूल्य हमारे सामने आने चाहिए, उस पे उन्होंने काफी जो है जोर दिया। तो हमें कुछ बातें जो है स्पष्ट हो गई कि आगे चल के हमने क्या करना है और क्या होना चाहिए। तो इस बात के लिए उनके लिए विशेष तौर पे बहुत-बहुत धन्यवाद है। और भाषाओं की विविधता, जैसे कि उन्होंने बताया कि इस नई शिक्षा नीति में उस पे बहुत जोर है। परंतु कई क्षेत्रीय भाषाओं का नाम तो शायद हमने सुना भी नहीं है। इस सत्र से पहले मीणा जी ने जो कुछ भाषाएँ ऐसी जिन्होंने नाम लिया, जिसके बारे में शायद हमने ना कभी पढ़ा है, ना कुछ बहुत सुना है। तो पढ़ने की तो बात दूर रही, तो लेखन, अध्यापन इन सब भाषाओं में जो है बिल्कुल नहीं हुआ है। तो देश के अधिकांश हिस्से में तो ये क्षेत्रीय भाषाओं में बोलने वाले लोग ही रहते हैं, और औपचारिक शिक्षा का वो जो है हिस्सा नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी या हिंदी से बहुत डर या एक डर उनके मन में समाया हुआ था। इसीलिए जो पलायन वाली बात है या माइग्रेशन वाली बात है कि वो अपनी जो जगह छोड़ के और शहरों की तरफ बढ़े, और शहरों में बढ़ने के बाद एक और नई समस्या पैदा हो गई कि उन्हें अपनी जो भाषा है उसे भूल के जो शहर में भाषा बोली जा रही थी उसके बारे में उसे अपनाना पड़ा। तो आज हम जो माइग्रेशन की स्थिति देख रहे हैं, तो वो वापस जैसे लोग अपने गाँव की तरफ गए हैं, तो क्योंकि वो ना इधर पूरा अपना हिस्सा बन सके और ना ही वो गाँव का पूरा हिस्सा रहे, तो देश में कुछ इस तरह की जो है इनसिक्योरिटी जो है वो हो गई। तो आप एक और चीज़ भी बात आपने कही कि अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को जो हमने जो है कुछ उच्च स्थान दे दिया है, तो उस चीज़ से हमें आगे निकल करके अपनी मातृभाषा को है उसको अच्छा स्थान देना चाहिए, उसके बारे में जितने उसमें हम सोचें, ये जो मेन चीज़ है, ये तो उस बारे में जो है वो जो बहुत निगलेक्टेड रही है। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि संविधान में जो है इक्वालिटी की बात, तो समानता की बात तो बहुत कही गई है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाओं को जो हम निग्लेक्ट करते रहे हैं, तो उससे जो है जो समानता है पूरे देश में नहीं आ सकी है। तो इसीलिए जो है समानता के लिए जो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण ये नई शिक्षा नीति होगी, ऐसा मेरा मानना है। और प्रोफेसर टंडन ने बहुत अच्छी जो बातें कुछ जो अब मुझे बहुत अपील करी कि वे एप्लीकेशन ओरिएंटेड होनी बात चाहिए, और रोजगार की जो बात है उसमें समाहित होनी चाहिए। साथ ही जो नए डिजिटल टूल्स हैं उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, उसे भी हमें जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसे भी मानना पड़ेगा, और उस बारे में भी काम करना पड़ेगा। तो एक कॉम्बिनेशन है जो पुराने और नए का हमें एक तैयार करना पड़ेगा। और बहुत सी बातें उन्होंने बहुत जो है प्रैक्टिकल बातें कही, वो बहुत ही अच्छी थी। इसी के साथ में मैं जो डॉक्टर संजय हैं, डॉक्टर लोकेश हैं, डॉक्टर रेणु व्यास हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने इसका संचालन किया सत्र का बहुत खूबसूरती से, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है। श्रोताओं का जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन दिनों से, और नंबर काफी हमेशा रहता है जब जैसे मैंने देखा, तो और साथ ही हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे साथ। शायद मैडम का संपर्क हमसे कट गया है।
हाँ जी। अब मैं लोकेश जी के हाथ में सूत्र, अच्छा मैडम आ गई हैं, पर मैडम को अनम्यूट करेंगे तभी हम आवाज सुन पाएंगे। मैडम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, हेलो, हाँ जी हाँ मैडम, जी, आ रही है, आ रही है। पहले आवाज नहीं आ रही थी? वो थोड़ा-सा अब रह इसमें गया था बंद हो लास्ट में, बस एक सेंटेंस आपकी रह गई हो। अच्छा, एक सेंटेंस रह गई थी। तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और हम ये एफडीपी करा सके। और एक जो पॉलिसी जो बिल्कुल नई है, जिसके बारे में हमें जो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत काम जो है काम की अब शुरुआत ही करनी है, तो उसमें कुछ हम सुझाव दे सकें, तो और कुछ इसमें से कुछ ऐसा निकल के आए जो कि पॉलिसी बनाने में भी सहायक हो और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में सहायक हो, ऐसा उद्देश्य से हम ये एफडीपी करा रहे हैं। तो सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब लोकेश जी कुछ सूचना देना चाहें सब